नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मिलाने जा रहे हैं जो शहर के नामचीन नेत्र चिकित्सक और आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता के साथ ही ये आरा लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इनके साथ ही ये कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं, जिसमें एक है सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति के ये भोजपुर जिलाध्यक्ष हैं। इनके अब परिचय बहुत ज़्यादा देना भी हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनको भोजपुर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको नहीं जानता है। इनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रसाद। आइए आज हम इनसे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर, खासकर बिहार चुनाव पर इनसे चर्चा करेंगे। आप भी सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और इस पर चर्चा आपने कर रहे हैं और सामयिक आप चर्चा करते रहते हैं। इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका कहाँ है? मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी एवं अन्य केंद्रीय नेताओं का ये निर्णय है। अब ये रह गई बात कि संगठन पर लोग लगे हुए हैं, इसको संगठित करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हाल में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने राय दी थी कि महागठबंधन से मिलकर लड़ने से हमारी पहचान बढ़ेगी और कुछ माने जितनी भी मैक्सिमम हम लोग सीट जीत सकें तो हम लोग बिहार में भी हमारी पकड़ बढ़ जाएगी। खैर, निर्णय जो है केंद्रीय कमेटी की है, केजरीवाल जी की है। जो भी होगा हम लोग सर्वमान्य हैं, हम लोग मानेंगे। यही है स्थिति अभी मतलब क्लियर कट नहीं है कि बिहार में आम आदमी पार्टी कितने सीटों से लड़ेगी, क्या करने जा रही है। कभी कोई मतलब जुलूस प्रदर्शन या किसी तरह का मतलब सक्रियता नहीं नज़र आती है। देखिए, सक्रियता है, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अन्य लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रशांत किशोर जी जैसे लोग जो है ना, तो उतना नहीं है फिलहाल में कि, और चाहे वो महागठबंधन के लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कमी है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए हमारे केंद्रीय नेताओं को, कैसे इसको और मजबूत किया जाए। एक चर्चा सुनने में आ रही है कि भीम आर्मी के सुप्रीमो जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो एक तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं और जैसा कि उनके नेता बता रहे हैं कि तीसरा मोर्चा में असुद्दीन ओवैसी होंगे, मायावती होंगी और आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसके में डिटेल में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि ये लोग आते हैं और तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो इससे देश को घाटा होगा। आम आदमी इसको नहीं सपोर्ट करेगा और महागठबंधन कमज़ोर होगा। अभी देश में दो ही धाराएं रहनी चाहिए और मुख्य रूप से काम कर रही हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए, ये भाजपा के नेतृत्व में। वैसी स्थिति में अगर ये लोग आते हैं और काम करने लगते हैं तो निश्चित रूप से महागठबंधन कमज़ोर होगा और वैसी स्थिति में जो सरकार बनेगी वो भाजपा की ही सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी। और फिर जैसे कि देश में बर्बादी जो हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा बर्बाद कर रही है, देश को बेच रही है, यहाँ इसका हर चीज़ बर्बाद कर रही है, तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा जैसा कि ऐसे सुनने में भी आ रहा है
कि चंद्रशेखर आज़ाद सबको फ़ोन किए हैं, ओवैसी को भी फ़ोन किया। ओवैसी और चंद्रशेखर ये लोग कह रहे हैं कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इधर से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। उसी हाल में अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद केजरीवाल का तो कुछ सूचना ही नहीं है कि वो इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि देखिए, राजनीतिक गतिविधि चंद्रशेखर जी का तो रोल कुछ पता है, लेकिन नए नए हैं, लेकिन ओवैसी जी के विषय में तो जग जाहिर है वो क्या करते हैं। बोलते ज़रूर हैं, हिंदू मुस्लिम जो करते हैं उनके विरोध में ज़रूर बोलते हैं, लेकिन अंततः उसी एनडीए को सपोर्ट करने के लिए वो काम करते हैं। अंत में जो है ना, नतीजा ये होता है कि एनडीए जीत जाती है और सरकार बन जाती है उनकी। तो इसी स्थिति में मैं चंद्रशेखर जी को भी राय दूंगा कि उधर नहीं जाए, ओवैसी को नहीं लें। हाँ, ओवैसी को नहीं लें, और तीसरा महागठबंधन बनाने के चक्कर में नहीं रहें। वो महागठबंधन में ही आवें, इसी में भलाई है, उनके समाज की भलाई है, देश की भलाई है। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। स्थिति अभी सर ये प्रशांत किशोर बहुत पलायन का मुद्दा लेकर के और शिक्षा का मुद्दा लेकर के काफ़ी मुखर हैं। जो इन सब प्रशांत किशोर के जो अभी राजनीतिक गतिविधियां चल रही है पूरे बिहार में, इस पर कुछ आपके विचार? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो कई पार्टियों का चुनाव में स्ट्रेटजी बनाने का काम किया है, और चुनाव जिताने का भी काम किया है। भाजपा ने अपनी कमजोरी को देखते हुए प्रशांत किशोर को एम्प्लॉय किया है, वे भाजपा के बी टीम हैं। वैसी स्थिति में भाजपा अभी कम क्रियाशील है, और प्रशांत किशोर जी को ही उसने लगता है कि ठेका दे दिया है इसका कि आप ही आगे बढ़िए, महागठबंधन का वोट काटिए, बच्चों की शिक्षा के नाम पर, बच्चों के भविष्य के नाम पर भावनात्मक शोषण का काम ये कर रहे हैं, और भावनात्मक रूप से ये वोट काटने का काम करेंगे, जिससे ये महागठबंधन का ही वोट काटेंगे जब भी काटेंगे तो, और इससे जो है ना महागठबंधन हारेगा, भाजपा जीतेगी। आपकी नज़र में अगर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होता है, क्योंकि ये अन्य पार्टियां तो अलग अलग बिखरी हुई है अभी, लेकिन अभी अगर एक कल्पना के तहत अगर सोचा जाए तो इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में एनडीए और महागठबंधन में कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, बिहार में तो अभी इंडिया गठबंधन ही भारी पड़ रहा है। तो क्योंकि जनता अब जान गई है, ये वोट चोरी हुई है। कई सालों से कई चुनावों में मोदी जी ने ये वोट चोरी का काम किया है, और हर तरह से जनता को गुमराह करके, जनता को लालच करके, नैतिक पतन करके इन्होंने जो है ना चुनाव जीतने का काम किया है। यहाँ तक कि इन्होंने विपक्ष की सरकारों को भी गिराने का काम किया है, एमएलए खरीद कर या जैसे भी जो भी उपाय है। अभी आपने देखा कि एक ऐसा बिल संसद में ला रहे थे, संविधान संशोधन बिल, जिसमें 1 महीना के अंदर, 1 महीना यदि कोई जेल में रह जाता है कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, तो वो अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। इसके पीछे भी राज था, इसलिए कि आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपनी पार्टी के या अपने पार्टी के सपोर्टरों को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है जेल में डाला हो या इस तरह का किया है। ये क्या करेंगे, उस कानून के आड़ में ये जिससे इनको खुन्नस होगी उसको अपना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा देंगे और उसको जेल में डाल देंगे।
भले ही अपराध साबित हो या नहीं साबित हो, लेकिन ये जेल में डालकर और उसको सरकार को गिरा देंगे, मंत्री को बर्बाद कर देंगे, यही इनका नियत है। अंत में इन्होंने चूँकि संविधान संशोधन की मेजॉरिटी तो इनको अभी वर्तमान में है नहीं, ऐसी स्थिति में ये इन्होंने उस बिल को संसदीय कमेटी के पास भेज दिया है। प्रशांत किशोर इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत वो तो करेंगे ही ना। प्रशांत किशोर की मानसिकता क्या है? प्रशांत किशोर तो छद्म रूप में आम आदमी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं वे कि जिस वर्ण व्यवस्था से वो आते हैं, अगर देश कमज़ोर होगा तो उनके वर्ण व्यवस्था भी जो है ना उनकी कमज़ोर होगी। वो सवर्ण जो जिस समाज से आते हैं, देश अगर मजबूत रहेगा, सिर्फ जो है ना पूंजीपतियों का गुलामी करने से या पूंजीपतियों को बढ़ाने से देश आगे नहीं बढ़ता है। अगर सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ाया जाए, देश के बाकी लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारे विदेश जो है, चाइना है, पाकिस्तान है, या जो भी है, अमेरिका है, जो भी देश हैं, हमारे देश पर हावी हो जाएंगे। और जो जैसे कि हमारा देश गुलाम हो गया था। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ण व्यवस्था के चलते ही, आपस में लड़ाई के चलते ही मुग़ल आए, उनको शरण मिली और उन्होंने वो हावी हो गए, देश पर शासन किया। उसी तरह अंग्रेज आए तो क्या सिर्फ दलित पिछड़े ही और माने कमज़ोर लोग ही शासित हुए, उनको घाटा हुआ? नहीं, सबको घाटा हुआ। जो लोग शिक्षित थे, पैसे वाले थे, उन लोगों को भी गुलामी करनी पड़ी, मुग़लों और अंग्रेज़ों की। तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है कि लोग चाहते हैं कि देश में मनुवादी व्यवस्था लाई जाए। संविधान ऐसी चीज़ है भारत की जो साइंटिफिक, जिसका आधार है, वैज्ञानिक सोच है, जिससे सारे लोगों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। किसी भी देश के मुट्ठी भर लोग आगे बढ़ जाएं और शेष लोग जो है ना भिखमंगे रह जाएं, तो उस स्थिति में देश मजबूत कभी नहीं हो सकता है। अच्छा सर, ये अभी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि छठ बाद अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी व्यवस्था लागू होती है, तो हम पलायन को बस छठ बाद रोक देंगे। तो छठ बाद मान लीजिए कि क्या श्रमजीवी एक्सप्रेस को बंद करवा देंगे कि जितने मजदूर, आखिर इतने लाख मजदूर जो बाहर गए हैं, ये कहते हैं छठ बाद हम पलायन रोक देंगे। मतलब क्या इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो और जो व्यवस्था है कि ये पलायन को अचानक रोक देंगे? मान लीजिए नवंबर में उनकी सरकार बन जाती है तो एक पे के लाखों लोगों को कैसे पलायन रोकेंगे? क्या इनके पास कोई योजना है? क्या बिहार में फैक्ट्री का जंजाल बिछा हुआ? ये सब जो है ना डपोरसंखी हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इनका उद्देश्य है किसी तरह जनता को गुमराह करके वोट लेना और भाजपा को जिताना इनका है। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी पार्टी के लोगों ने किस तरह जो है देश को गुमराह करके वोट लिया और देश को कहाँ पहुंचा दिया। आज अमीरी और गरीबी के बीच खाई इतनी बढ़ गई कि क्या कहा जाए। सारे शिक्षण संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश में। तो ये क्या दिखलाता है? सारे सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं और दूसरे पूंजीपति लोगों को स्कूल चलाने का जो क्या उसको प्रमोट किया जाता है उनको, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? लोग अशिक्षित रहेंगे तो देश तो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, कार्य कुशलता ही ऐसी चीज़ है जिसके बदौलत कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश आगे बढ़ता है और उसका नाम होता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस तरह से मोदी जुमला पर जुमला फेंक करके सत्ता में आए थे, क्या उसी जुमला को मतलब ये प्रशांत किशोर भी आजमा रहे हैं क्या? बिल्कुल वही है। वास्तविकता तो ये है कि भाजपा ने ही प्रशांत किशोर जी को हायर किया है, ऐसा लगता है। क्योंकि भाजपा अभी थोड़ा उतना सक्रिय नहीं है जितना प्रशांत किशोर, और जितना
ये पैसा फेंक रहे हैं प्रशांत किशोर जी, ये पैसा कहाँ से आता होगा इनके पास? भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो दे सकती है, जिसके पास इतना पैसा है। तो पूरी तरह संभावना है कि ये भाजपा ही पैसा इनको दे रही है और छद्म रूप में वो काम कर रही है, प्रशांत किशोर जी से काम करवा रही है। यही है स्थिति है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जवाब दिए और बहुत विचारणीय सवाल छोड़े लोगों पर। दोस्तों, डॉक्टर साहब के विचार आपको कैसे लगे, कृपया आपने लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपने इतना समय दिया और इस तरह की बातों को जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।